सो बच्चों, अब हम देख लेते हैं जरा कुछ इम्पॉर्टेंट काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो अपनी एक्सरसाइज के कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करें। तो ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो जैसे क्वेश्चन हमें एक दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए आप। तो लिक्विड सॉल्यूशन का ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये दिख रहा है ग्राफ में कि ये पॉइंट जो है वहाँ पे क्या दिख रहा है, एजियोट्रॉप बन रहा है मिक्सचर। और एजियोट्रॉप बन रहा है तो हमें बोला जा रहा है कि लिक्विड मिक्सचर जिसका कंपोजिशन पॉइंट Z के करस्पॉन्डिंग है उसको हम डिस्टिलेशन कराते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि कंपोजिशन जो डिस्टिलेट का है डिफर फ्रॉम द मिक्सचर। देखो बच्चों, हमें पता है कि जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगर मिक्सचर एजियोट्रॉप है तो उस कंडीशन में हम डिस्टिलेशन करेंगे भी तो हमें जो वेपर मिलेगी वो वेपर सेम उसी कंपोजिशन की मिलती है जिस कंपोजिशन का हमने लिक्विड लिया है। तो डिस्टिलेट और रेसिड्यू इनके कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता इन केस मिक्सचर अगर एजियोट्रॉप है। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर फ्रॉम द मिक्सचर, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। हमें करेक्ट ढूंढना है विच आर करेक्ट। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग तो एजियोट्रॉप में जब कंपोजिशन ही फिक्स है मिक्सचर का तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट चेंज ही नहीं हो सकता। अगर मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स है तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, इसीलिए इन मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तीसरा ऑप्शन, मिक्सचर हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर एनी अदर कंपोजिशन। तो भाई अभी ये ग्राफ जो बना हुआ है ये ग्राफ टेम्परेचर का है मोल फ्रैक्शन के साथ, और अगर यही ग्राफ हम वेपर प्रेशर के लिए बनाएं तो हमको पता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बोल रहे हैं मिक्सचर हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर देन एनी अदर कंपोजिशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर का तुम ग्राफ बनाते हो रफली, ये रफली ग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे इस पॉइंट पर ये दिख रहा है कि x से 0 है, इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, b का। अब b का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो b का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ये प्योर ए है, x से इक्वल टू 1, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है इधर b वाले से, तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो वेपर प्रेशर कर्व देखोगे तो इस तरह का तुम्हें दिखेगा। वेपर प्रेशर कर्व इस टाइप से तुमको नजर आएगा। ठीक है भाई, इस तरह का वेपर प्रेशर कर्व दिखेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ पे मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू मिनिमम नजर आएगी। अगला, कंपोजिशन ऑफ एन एजियोट्रॉप अल्टर ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। भाई बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे। और अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर ही चेंज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा कि नहीं। 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर है तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, 2 atm रखोगे एक्सटर्नल प्रेशर तो कुछ अदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर चेंज हुआ तो अंदर का कंपोजिशन भी तो बदलेगा, क्योंकि कंपोजिशन से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आती है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बदल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन चेंज होगा। तो कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम अफेक्ट करेंगे तो अफेक्ट होगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए और सेपरेटली भी इसको बार बार रिवीजन में यूज़ कीजिए।
तो बच्चों ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लिक्विड सॉल्यूशन का। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड AB शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब भाई अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तो हमें पता है नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, जब कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे और मिक्सचर में इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा देन कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। मिक्सचर में फोर्स कैसा होगा, इनमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। तो उस केस में पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो ऐसा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अब क्योंकि पार्टिकल क्लोज आ गए, पास पास आ गए, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है एक तरीके से, तो उस केस में पार्टिकल्स के पास आने से क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अगर दूर जाते तो हीट कंज्यूम होती, तो पार्टिकल पास आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हीट रिलीज होगी। डेल्टा H जो है मिक्सिंग का वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरा पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू भी तो ओवरऑल डिक्रीज होगी। भाई दूर जाते तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता, बट पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम लेस होना चाहिए इनिशियल जो भी वॉल्यूम लिया था। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा V मिक्सिंग दिस इज लेस देन 0। तो हमें दिख रहा है कि यह सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है एंट्रोपी मिक्सिंग की। भाई जब हमने प्योर कंपोनेंट को मिक्स किया, मान लो AB मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन में जो मिक्सचर बना तो इस मिक्सचर में क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम तो कम हो गया है, डेल्टा H भी नेगेटिव है, लेकिन अब A के पार्टिकल जो हैं वो उनका स्टार्टिंग में रिलेटिवली स्पेस जो था वो कम था, क्योंकि प्योर कंपोनेंट था, डिसऑर्डर कम था। अब यहाँ जब मिक्सचर में आएंगे A के पार्टिकल तो इनका यहाँ के रिस्पेक्ट में डिसऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं। सिमिलरली B का भी डिसऑर्डर प्योर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा कि नहीं। तो ओवरऑल डिसऑर्डर की वैल्यू इस केस में बढ़ेगी। तो डेल्टा S मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। अब डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। और हमें पता है कि भाई जो डेल्टा G है दैट इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब डेल्टा H तो है सॉरी डेल्टा H अगर हम चेक करें तो डेल्टा H है नेगेटिव, तो ये टर्म नेगेटिव है। डेल्टा S पॉजिटिव है तो माइनस T डेल्टा S भी तो नेगेटिव आ रहा है, और दोनों ही टर्म अगर नेगेटिव हैं तो डेल्टा G की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब मिक्सिंग का डेल्टा G नेगेटिव होगा। तो इस तरह की मिक्सिंग का प्रोसेस कैसा होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्लियर है। तो ये काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन का, जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ भी कनेक्टेड है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ये बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट लॉ से, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट प्योर एसीटोन का लेस है देन प्योर कार्बन डाइसल्फाइड। तो अगर इस इंफॉर्मेशन से पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लें एक रफली, तो हमें ऑप्शंस चेक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो प्योर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लेस है देन प्योर कार्बन डाइसल्फाइड। तो अगर ग्राफ इसका बनाए तो देखो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट कर्व हम बना रहे हैं कि सपोज इधर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, इधर कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट है, और हमको दिया है कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इसका मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मिनिमम होगा कि नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम अगर कर्व बनाएं तो इस तरह का कर्व हमें दिखेगा, ठीक है ना। और
तो टेम्परेचर वाला जो ग्राफ बना रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, वो इस तरह का हमें ग्राफ दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला कर्व किसका होगा भाई? वेपर्स के लिए। और नीचे वाला कर्व किसका होगा भाई? लिक्विड के लिए। ऊपर वाला कर्व है वेपर्स के लिए और नीचे वाला कर्व है लिक्विड के लिए। अब हमें 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करना होगा। ये जो एजियोट्रॉप है उस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन और करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है। तो हमें 1 बाय 1 अब ऑप्शंस चेक करने हैं। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ये तो हमने इंफॉर्मेशन से ग्राफ बना लिया। देखो, पहला ऑप्शन है कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन एसीटोन। अब तुम देखो, बॉइलिंग टेम्परेचर मिक्सचर का देखो, कुछ पार्ट में तो एसीटोन से कम है और कुछ पार्ट में एसीटोन से ज्यादा भी तो है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑलवेज एसीटोन से कम नहीं है, कुछ कंपोजिशन के लिए तो कम है और कुछ कंपोजिशन के लिए ज्यादा भी है। तो ये जो पहला ऑप्शन लिखा है दिस इज रॉन्ग। ध्यान देना, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो ये एक आंसर है अपना। जो सही है उसको करेक्ट टिक कर रहे हैं, जो गलत है उसको क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो, प्योर कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग टेम्परेचर ये है और एजियोट्रॉप का बॉइलिंग टेम्परेचर ये दिख रहा है। तो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर कार्बन डाइसल्फाइड से तो ऑलवेज कम आ ही रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो लिखा है बी, ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट आंसर देना है। सी में बोल रहे हैं कि जब स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइसल्फाइड का हम मिलाते हैं एक्सेस ऑफ एसीटोन में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब भाई, अगर एक्सेस ऑफ एसीटोन लिया तो मान लो हम यहाँ पर हैं और इसमें थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड मिलाओगे तो एसीटोन का कंपोजिशन कम होगा कि नहीं? और एसीटोन का कंपोजिशन कम होगा, थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा पहले, और ज़्यादा मिला दोगे तो फिर बढ़ेगा। तो इसका मतलब थोड़ा मिलाने पर तो डिक्रीज होगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्मॉल अमाउंट में मिलाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेस ऑफ एसीटोन में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। हमें दिख रहा है ग्राफ से कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड डी ऑप्शन, a mixture of CS2 and acetone can be completely separated by fractional distillation। तो भाई, अगर हम देखें तो ये मिक्सचर क्योंकि एजियोट्रॉप बना रहा है इसलिए हम इसे कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो हमने एक कंपोजिशन ये चूज किया लिक्विड मिक्सचर का, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग वेपर का हमें ये कंपोजिशन मिलेगा। इस वेपर को कंडेंस करेंगे, नया लिक्विड बनाएंगे तो नए लिक्विड का भी यही कंपोजिशन है। और फिर से अगर हम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो देखो मिक्सचर कहाँ पे जा रहा है? एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन की ओर। तो इस तरह का जो लिक्विड मिक्सचर है उसको हम डिस्टिलेशन यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते। अदर मेथड हो सकते हैं सेपरेशन के, बट डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन बोल रहा था कि मिक्सचर ऑफ CS2 एंड एसीटोन कैन बी कंप्लीटली सेपरेटेड बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन लिखा है। अब हमें क्योंकि इनकरेक्ट वाले ढूंढ के आंसर देने, तो अपना आंसर क्या हुआ भाई? ए, सी एंड डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। ग्राफ जब आप बनाएंगे तभी इस क्वेश्चन को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है इसमें आप क्लियर देख लो कि क्या क्या चीज दी है। कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के रखी गई है। अब इसके एक साइड लेफ्ट में S1 है सॉल्यूशन, राइट में S2 सॉल्यूशन है, और हमें जो भी करेक्ट आंसर्स हैं वो देखने हैं कि क्या क्या पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा भाई, जो NaCl है
वो है 0.1 मोलर, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर तो होता है 2 NaCl का, तो है 0.1 मोलर, बट इफेक्टिवली ये क्या काम करेगा, I इंटू सी, इफेक्टिवली ये 0.2 मोलर के करस्पॉन्डिंग काम करेगा लगभग लगभग कि नहीं। इसी तरह BaCl2 ये 3 आयन देगा, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका कितना है, इसका वांट ऑफ फैक्टर है 3। कंसंट्रेशन इसकी ली है 0.08 मोलर, तो कंसंट्रेशन अगर 0.08 मोलर है, वांट ऑफ फैक्टर 3 है, तो अगर देखो तो एग्जैक्टली ये 0.24 मोलर के करस्पॉन्डिंग काम करेगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन सॉल्यूशन S2 की ज्यादा है इफेक्टिव कंसंट्रेशन S1 से। ठीक है, तो हमें पता है कि पाई जो होता है दैट इज I इंटू सी इंटू RT, तो RT तो दोनों के लिए सेम है। अब IC जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब S1 और S2 में S2 सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, हाइपरटोनिक, और S1 कैसा है, हाइपोटोनिक। तो S2 जो है वो है हाइपर और S1 जो है वो है हाइपो। क्लियर है, क्योंकि इफेक्टिव कंसंट्रेशन S2 की ज्यादा है, तो S2 का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, दैट इज हाइपरटोनिक। ठीक है ना, पहला लिखा है S1 S2 आइसोटोनिक, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा S1 हाइपरटोनिक S2 हाइपोटोनिक, ये भी गलत है। तीसरा S1 हाइपोटोनिक S2 हाइपरटोनिक, तो देखो ये सही लिखा है। अच्छा, डी ऑप्शन देखो, सॉल्यूशन का फ्लो किधर से किधर होता है, दो सॉल्यूशन जब डिफरेंट कंसंट्रेशन के हम सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है इसकी कम, तो इसका मतलब मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए, मूवमेंट S1 से S2 की तरफ होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन वाले से हायर कंसंट्रेशन वाले की तरफ। तो अब बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम S1 टू S2, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि ऑस्मोसिस S1 से S2 ही होगी, बिकॉज S1 की इफेक्टिव कंसंट्रेशन है लोअर, S2 की इफेक्टिव कंसंट्रेशन है हायर। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट पूरा इस क्वेश्चन का? ठीक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। तो बच्चों स्क्रीन पर हमको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, और इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है कि एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1000 टॉर रखा गया है। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी, और एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है भाई, चेक करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मोल बेंजीन के कितने हैं वो पता लगा लेते हैं। तो बेंजीन का मास है 1560 ग्राम, मोलर मास है 78, तो ये आ रहा है 20 मोल। इसी तरह क्लोरोबेंजीन भी 1125 ग्राम दिया हुआ है, तो अगर क्लोरोबेंजीन के मोल निकालें तो इसका मास है 1125 ग्राम और इसका मोलर मास है 112.5 ग्राम, तो इसका मतलब इसके 10 मोल आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ जाएगा 2/3 मिक्सचर में, और मोल फ्रैक्शन क्लोरोबेंजीन का आ जाएगा 1/3। अच्छा, हमको पता है कि जो P टोटल है, P टोटल की वैल्यू राउट लॉ से P0, यहां पे हम लिख सकते हैं P0 बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस P0 क्लोरोबेंजीन इंटू एक्स क्लोरोबेंजीन। अब हमें ये P0 वैल्यूज भी नहीं पता है अभी। P टोटल हमें ये दिया जा रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर है 1000 टॉर,
तो भाई हमें ये पता है कि जब वेपर प्रेशर भी 1000 टॉर के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस पॉइंट पे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर हम 1000 टॉर के बराबर ले रहे हैं। पी नॉट बेंजीन हमें नहीं पता, लेकिन एक्स बेंजीन है 2/3। पी नॉट क्लोरोबेंजीन भी नहीं पता, लेकिन एक्स क्लोरोबेंजीन है 1/3। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें अननोन है 2, ठीक है। अब अगर हम पीछे ग्राफ पे चलें तो देखो ग्राफ वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ दिया है। अब हमें ये वेपर प्रेशर जो वेरी कर रहा है बेंजीन का एज वेल एज क्लोरोबेंजीन का, दोनों का वेरी कर रहा है। तो अगर हम देखें जैसे 90 डिग्री पर इसका वेपर प्रेशर क्लोरोबेंजीन का 200 है और बेंजीन का 1000 है। तो अगर ये वैल्यू हम पिछली वाली इक्वेशन में डालें पी टोटल के लिए और ये उसको सेटिस्फाई कर जाती इक्वेशन, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री होगा। नहीं करती है तो फिर हम 100 डिग्री लेते हैं और 100 पे वेपर प्रेशर की वैल्यू डाल के इक्वेशन में चेक करेंगे। तो सपोज कि 100 वाला वेपर प्रेशर हम डाल के चेक करते हैं इक्वेशन में, तो 100 पर क्लोरोबेंजीन का 300 है टॉर और बेंजीन का 13-15 टॉर है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम T 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला डेटा यूज कर रहे हैं और इस पर पी नॉट बेंजीन जो है वो 1350 टॉर है और पी नॉट क्लोरोबेंजीन जो है वो 300 टॉर है। तो ये डेटा चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। नहीं करता है फिर अगला टेम्परेचर हम यूज करेंगे, वहां से चेक करेंगे। तो भाई अगर ये चेक किया जाए तो पी नॉट बेंजीन है 1350 तो इंटू 2/3, पी नॉट क्लोरोबेंजीन है 300 इंटू 1/3, तो ये हो गया, ये आ गया 2700/3 और ये आ गया 300/3, मतलब 3000/3 आ रहा है कुल मिला के, दैट इज 1000। इसका मतलब 100 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है उस पर हम देखें जो वेपर प्रेशर की वैल्यू ली है पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट क्लोरोबेंजीन, वो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा वेपर प्रेशर आएगा वो वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो कई क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे जहां अननोन एक से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में हमें ऑप्शन की हेल्प लेके इनको 1 बाय 1 ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो जो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को ऑप्शन, उसी ऑप्शन को हम फिर फाइनलाइज करेंगे। तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन लिया गया है और हमें एक इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, और पूछ रहे हैं कि कौन सा रिलेशन एक्स ए और वाई ए के बीच करेक्ट है। तो चेक करते हैं भाई कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो अब एक चीज देखो कि जब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, इसका मतलब ए जो है इज मोर वोलेटाइल देन बी। ए जो है दैट इज मोर वोलेटाइल देन बी। अब ए अगर मोर वोलेटाइल है तो भाई वेपर में ए मोर वोलेटाइल है, तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि वाई ए लेस देन वाई बी। भाई वाई ए लेस देन वाई बी हम नहीं बोल सकते, हमें पता है कि अगर ए बी के मोल फ्रैक्शन मान लो एक्स ए एंड एक्स बी हैं और ए मोर वोलेटाइल है, तो उस केस में ये तो बोला जा सकता है कि वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए होगा, वाई बी लेस देन एक्स बी होगा, ठीक है। ये चीज बोली जा सकती है। ए मोर वोलेटाइल है तो वेपर में ए का कंपोजिशन ज्यादा होगा कंपेयर टू बी, तो वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए होगा और वाई बी लेस देन एक्स बी होगा। लेकिन इसके बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते।
वाई ए वाई बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि लिक्विड सॉल्यूशन में हमने क्या कंपोजिशन लिए हैं। तो इसलिए इस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता, इस करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऐसे ही बोलना है एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी। भाई एक्स ए एक्स बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कंपोजिशन ले क्या रहे हैं। हम बड़ा भी ले सकते हैं कंपोजिशन, छोटा भी ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं। तो एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तीसरा, वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन एक्स ए अपॉन एक्स बी। अब तुम यहां से ये चेक करो कि भाई वाई ए अपॉन एक्स ए ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, और इधर से चेक करो वाई ए सॉरी वाई बी अपॉन एक्स बी, वाई बी अपॉन एक्स बी ये लेस देन 1 है। तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो इतना तो बोला ही जा सकता है कि भाई वाई ए अपॉन एक्स से ये ग्रेटर होना चाहिए वाई बी अपॉन एक्स बी से। बोल सकते हैं कि नहीं, वाई ए अपॉन एक्स से ग्रेटर होना चाहिए वाई बी अपॉन एक्स बी से। थोड़ा रीअरेंज करें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर रीअरेंज करें तो y को इधर ला रहे हैं, x को उधर ले जा रहे हैं। तो वाई ए अपॉन वाई बी ये ग्रेटर बोला जा सकता है x से अपॉन एक्स बी से। ठीक है, तो वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है। डी ऑप्शन में उसका उल्टा है, तो ये तो रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट हमें नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन सी। ध्यान देना कि यहां पे हमें ऑलरेडी दिया है स्टार्टिंग में कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। तो A वेपर में ज्यादा जाएगा कंपेयर टू लिक्विड। इसका मतलब जितना लिक्विड में था उसके रिस्पेक्ट में वेपर में फ्रैक्शन A का बढ़ेगा B के कंपैरिजन में। और सारा कुछ इसी बेसिक इक्वेशन से हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। भाई स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, यहाँ पे आइडियल बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर बनाया गया और उसके लिए हमें ग्राफ चेक करना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। और जो लिक्विड मिक्सचर है वो A प्लस बी का बनाया गया। तो अगर A प्लस बी का लिक्विड मिक्सचर बनाया गया है, इनके वेपर प्रेशर अगर हम P नॉट ए P नॉट बी कंसीडर कर लें, तो राउट लॉ, डाल्टन्स लॉ या जो भी रिजल्ट उनके कनेक्टेड थे वहां से हमें चेक करना है कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, अलग अलग। तो पहला अगर चेक करें P टोटल वर्सेस 1/XB। अब भाई हमको ये पता है ऑप्शन ए के लिए कि भाई P टोटल जो है दैट इज P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, और एक्स ए की जगह अगर 1 माइनस एक्स बी रख दें तो ये हो जाएगा P नॉट बी प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए एक्स बी। हो जाएगा कि नहीं? तो अब अगर देखें तो P टोटल वर्सेस एक्स बी ड्रॉ करोगे तो ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, तो ग्राफ कैसा रहेगा? लीनियर। अच्छा, अब P टोटल और एक्स बी का ग्राफ लीनियर है तो 1/XB का ग्राफ तो लीनियर नहीं हो सकता ना भाई, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन लिखा हुआ है। क्लियर? इसी तरह P टोटल वर्सेस वाई ए चेक करना है। तो अगर P टोटल वर्सेस वाई ए चेक करें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई वाई ए इंटू P टोटल ये P नॉट ए एक्स ए के बराबर आता है, राइट? P नॉट ए एक्स ए के बराबर। अच्छा, P नॉट ए एक्स ए की अब यहाँ वेरिएबल तीन हुए, वाई ए, P टोटल और एक्स ए, तो हमें इसे वाई ए एंड P टोटल में ही रिड्यूस करना है। तो जैसे हमने इक्वेशन अभी लिखी थी कि P टोटल है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। एक्स बी की जगह अगर 1 माइनस एक्स ए रख दें तो P नॉट बी 1 माइनस एक्स ए,
तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, दिस इज पी टोटल। तो एक्स ए की वैल्यू यहां से कितनी आ रही भाई, ये आ रही पी टोटल माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। सही है। अब एक्स ए यहाँ डाल दो इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू पी टोटल माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। एक काम करते हैं, पी टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो वाई ए हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस पी नॉट बी अपॉन पी टोटल। ठीक। अब तुम देखो कि 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई ए के बीच ये लीनियर एक रिलेशन आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई ए। ऑप्शन क्या है कि 1 अपॉन, ऑप्शन ये है कि पी टोटल वर्सेस वाई ए लीनियर है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई ए लीनियर है। ठीक है। और चौथा 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई बी नॉन लीनियर। भाई 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई ए अगर लीनियर है तो 1 अपॉन पी टोटल वर्सेस वाई बी भी लीनियर ही होगा, तो ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ इस पार्ट का, सी। चेक कर लेना क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक इस ऑप्शन को चेक करने में होती है, बिकॉज हम ऐसे तो लिख लेते हैं और हम यहाँ से जज करना शुरू कर देते हैं, जबकि एक्स ए ऑल्सो एक वेरिएबल है, तो हमें एक्स ए की वैल्यू इन्हीं दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं दो वेरिएबल की फॉर्म में और यहाँ से बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्लियर है पॉइंट। सो बच्चों, स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, इसमें बेसिकली मेथेनॉल और एथेनॉल की हम मिक्सिंग कर रहे हैं और इनके पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो 2.619 किलो पास्कल एंड 4.556 किलो पास्कल है रिस्पेक्टिवली, और हमें इनका कंपोजिशन वेपर में निकालना है कि वेपर में इनका क्या कंपोजिशन। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है कि भाई एक तो राउट लॉ से इक्वेशन आती है हमारे पास पी टोटल, उसको हम पी नॉट मेथेनॉल इंटू एक्स मेथेनॉल प्लस पी नॉट एथेनॉल इंटू एक्स एथेनॉल लिख सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये पी नॉट मेथेनॉल इंटू एक्स मेथेनॉल, प्रेशर जो दिया है वेपर प्रेशर मेथेनॉल का, ये वैल्यू दी है 2.619 और एथेनॉल वाली वैल्यू है 4.556 किलो पास्कल। तो टोटल प्रेशर अगर यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का टोटल प्रेशर अगर हम सम कर दें तो ये वैल्यू 7.175 हमें मिल जाएगी। तो ये तो टोटल प्रेशर आ गया। अब एक वेपर का कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास इक्वेशन थी कि y, मान लो मेथेनॉल का निकाल लें, y मेथेनॉल इंटू पी टोटल, ये था पी नॉट मेथेनॉल इंटू एक्स मेथेनॉल, पी नॉट मेथेनॉल इंटू एक्स मेथेनॉल। सही है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो ये वैल्यू तो तुम्हारे पास है 2.619 पी नॉट मेथेनॉल इंटू एक्स मेथेनॉल, पी टोटल अपने पास आ गया है 7.175, तो इससे वाई मेथेनॉल निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ये जो वाई मेथेनॉल है, ये वैल्यू जैसे डिवाइड करो तो ये आ जाएगी अप्रॉक्स 0.365, वाई मेथेनॉल आ रहा है अप्रॉक्स 0.365
और इसी तरह 1 माइनस वाई मेथनॉल कर देंगे तो वाई एथेनॉल आ जाएगा। दिस इज 0.635 अप्रॉक्स। तो इन दिस केस अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली पार्शियल वेपर प्रेशर दे दिए गए थे, और डायरेक्टली पार्शियल वेपर प्रेशर दे दिए गए थे तो हमें अलग से कुछ नहीं करना, बस इसी का यूज करते हुए पी टोटल निकालना है, फिर वेपर का कंपोजिशन कैलकुलेट करके दे देना है कि भाई वेपर का कंपोजिशन कितना आने वाला है। क्लियर पॉइंट? तो हमें जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है वो नज़र जरूर डाल लें, जो रेगुलर रूटीन में चीज़ें चलती हैं, जो ही नहीं है कि क्वेश्चन में उसी फॉर्म में हमें दी जाए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो ये जेई एडवांस में काफ़ी पहले इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है और रिलेटिवली लेंथी क्वेश्चन है वो। तो उसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है जो अभी हम देख रहे हैं, और बट फंडामेंटली ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बेसिक्स पर है बिल्कुल। तो देखो इसमें बोला क्या जा रहा है कि मोलर वॉल्यूम लिक्विड ए का 2000 टाइम्स इंक्रीज होता है 200 केल्विन पर जब लिक्विड वेपराइज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज कि हमारे पास कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब लिक्विड भरा हुआ है तो सपोज अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए लिक्विड वेपराइज हुआ, तो हमने मान लिया कि भाई लिक्विड के x मोल वेपर में कन्वर्ट हुए अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा वो P0 आएगा। अब जब ये x मोल लिक्विड के वेपर में गए तो वॉल्यूम जो इनका वेपर में आया वो 2000 टाइम्स बढ़ के आया। अच्छा, ये x मोल अगर लिक्विड के हैं तो आखिर कितना मास गया वेपर में, ये तो चेक कर सकते हैं। तो मोलर मास है लिक्विड का 80, तो मोल x वेपराइज हुए हैं तो x इंटू 80, इसका मतलब इतना मास लिक्विड का वेपर में गया है। अब लिक्विड की डेंसिटी हमको दी है 0.8 ग्राम पर ml, तो अगर लिक्विड का इतना मास वेपर में गया है तो वॉल्यूम आखिर कितना गया है तो मास अपॉन डेंसिटी, इतना वॉल्यूम लिक्विड का वेपराइज हुआ है, वेपर में गया है। अच्छा, अगर लिक्विड का इतना वॉल्यूम वेपर में गया है तो दिख रहा है वेपर कितनी बनेगी इससे 2000 टाइम्स, इसका मतलब वेपर का जो वॉल्यूम आएगा वो इतना वॉल्यूम आएगा ml में, और वेपर का अगर इतना वॉल्यूम ml में मिल रहा है, ठीक है, तो लीटर में तो निकाल सकते हैं ना इसको, 1000 से हम डिवाइड कर दें तो ये वेपर का वॉल्यूम हमें लीटर में मिला, और इसकी वजह से जो प्रेशर आया वो P0 आया, तो इनटू हम कर रहे हैं P0 हम देखो यहाँ लगा रहे हैं PV इक्वल टू nRT, तो P ये है वॉल्यूम वेपर का जो बना इक्विलिब्रियम पर वो ये है, तो P इंटू V इक्वल टू nRT। भाई वेपर में कितने मोल हैं लिक्विड, इसके x मोल ही तो हैं, R की वैल्यू हमें 0.08 दी है, और टेम्परेचर अगर देखो तो 200 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई हम ऐसे कर रहे हैं भाई ये 3 0 उड़ाए पहले, तो एक ये जो x मोल है इसको हटाया, इसको कट करोगे तो ये आएगा 100, और इस 100 से इधर कट करोगे तो आएगा ये 2, और ये 2 और ये 2 कटा, तो देखो सब कट गया, केवल 0.08 ही बच रहा है, तो P0 जो आ रहा है दैट इज 0.08 ATM। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर डेवलप हुआ इस वेपराइजेशन से वो कितना डेवलप हुआ 0.08 ATM। तो आंसर जो इसका है करेक्ट दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है पॉइंट? काफी अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इस स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहा है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि सॉल्ट जो है, कोई भी सॉल्ट हो ऑप्शन में, वो 90% डिसोशिएट हो रहा है। अब 90% डिसोशिएट हो रहा है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस केस में होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस केस में होगा ये पूछा जा रहा है हमसे।
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी केस में तो होगा जिसमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन सॉल्ट की सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा हो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अब वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ से चेक करना है कंसंट्रेशन सबकी बराबर ही है, डिग्री 90% है। अब देखना है किससे इफेक्टिव वैल्यू कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा आ रही है। तो डेसी मोलर का क्या मतलब होता है भाई? 0.1 मोलर। अच्छा, जैसे पहला एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, तो अब एल्यूमिनियम सल्फेट ये आयनाइज होगा तो एल्यूमिनियम आयन देगा प्लस सल्फेट आयन देगा, ठीक। अब अगर ये मान लो 0.1 मोलर है, डिग्री 90% है, तो 1 माइनस एल्फा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 0.9। एक काम करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ही ना रहे, सीधे वैल्यू डालेंगे फाइनल। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लो कंसंट्रेशन इसकी ए नॉट है, डिग्री अल्फा है, तो ए नॉट 1 माइनस एल्फा, ये 2 ए नॉट एल्फा, ये 3 ए नॉट एल्फा। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई इफेक्टिव, सब ऐड कर लो। तो 2 + 3 5 - 1 4, तो ए नॉट 1 + 4 एल्फा ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब ए नॉट की वैल्यू तो 0.1 है, एल्फा 0.9 है, तो 0.9 इंटू 4 3.6 प्लस 1 4.6, तो ये 0.46 मोलर एक तरीके से इफेक्टिव वैल्यू निकल रही है ऑप्शन ए के केस में। ऐसे ही हमें ऑप्शन बी, सी, डी में भी चेक करना होगा। अच्छा, आप नोटिस करो बी और सी में जो सॉल्ट है उसमें 3 ही आयन आएंगे, एक कैटायन 2 एनायन या 2 कैटायन 1 एनायन। तो बी और सी में जो इफेक्टिव मोलरिटी है वो सेम ही आने वाली है। किसी एक को चेक कर लेते हैं, मान लो बी में चेक करें तो BaCl2 ये देगा Ba + 2 + 2Cl-। अब BaCl2 की कंसंट्रेशन ए नॉट मान ली, डिग्री वैसे ही अल्फा ले ली, तो ये ए नॉट एल्फा, ये 2A नॉट एल्फा, सही है। अब इफेक्टिव वैल्यू इनकी देखो मोलरिटी की, सब ऐड कर लो, तो इफेक्टिव वैल्यू आ रही ए नॉट 1 + 2 एल्फा। इसका मतलब ए नॉट तो है 0.1, एल्फा 0.9, 0.9 इंटू 2 1.8 और प्लस 1 2.8। इसका मतलब ये 0.28 मोलर आ रहा है। तो ये इफेक्टिव आ रहा है पहला वाला 0.46 मोलर, ये इफेक्टिव आ रहा है 0.28 मोलर, और ये भी इफेक्टिव 0.28 मोलर ही आएगा। अब लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ बी सी। अच्छा, बी और सी के जब इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल, कंसंट्रेशन हो जाएगी आधी। तो उस केस में इनकी और इनकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन आधी होगी, लेकिन दोनों ही होंगे सॉल्यूशन में, तो वो आधी आधी अगर जोड़ोगे लाइक 0.28/2 प्लस 0.28/2, तो ये तो 0.28 ही आ रही है ना। इसका मतलब बी सी डी ऑप्शन में सेम ही कंसंट्रेशन आ रही है, ए में सबसे ज्यादा आ रही है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस केस में देखने को मिलेगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ए के केस में देखने को मिलेगा। बी सी डी का सबका लगभग सेम ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बी सी डी में कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। ए में कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है इफेक्टिवली, तो बॉइलिंग पॉइंट ए वाले केस में सबसे ज्यादा मिलेगा देखने को। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बेसिकली डिस्टिलेशन पर बेस्ड है। अब इसमें तुमसे पूछा क्या है? पूछा है कि मिक्सचर में अगर 1 मोल ए का एंड 3 मोल बी के हों और मिक्सचर आइडियली बिहेव कर रहा है, तो टोटल प्रेशर डिस्टिलेट का क्या होगा?
डिस्टिलेट क्या होता है भाई? जब हम बॉयल करते हैं मिक्सचर को तो जो वेपर बनी, वेपर में हमें पता है मोर वोलेटाइल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। इस वेपर को अगर कलेक्ट करके हम कंडेंस करें तो इसी कंडेंसेट को हम बोलते हैं डिस्टिलेट। अब इससे बनने वाली वेपर का वेपर प्रेशर क्या होगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि जैसे हम डिस्टिलेशन जब कराते हैं तो इधर जो वेपर बनी इसको हमने अगले कंटेनर में लिया और अगले कंटेनर में जो हमारे पास AB का मिक्सचर है उससे बताना है कि कितना प्रेशर ऊपर डेवलप हुआ है, दैट इज डिस्टिलेट। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। और यहाँ हमें 1 मोल A का और 3 मोल B का दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पता लगाएं कि YA YB कितने होंगे, तभी हम आगे कोई कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अच्छा, इस फर्स्ट कंटेनर में हम चेक कर लेते हैं कि टोटल प्रेशर कितना है। तो भाई फर्स्ट कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो P नॉट ए हो गया 100 और एक्स ए हो गया 1/4, P नॉट बी हो गया 80 और एक्स बी हो गया 3/4। तो अब इसको देखोगे तो ये तो भाई हो रहा है इधर 25 और ये हो रहा है 60, तो ये वैल्यू आ रही है 85 mm। अब कुछ लोग 85 ऑप्शन देखते ही खट से टिक मारेंगे। तो भाई हमसे पूछा ही नहीं गया, ये हमसे पूछा गया डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर। ये तो क्या है, जो ओरिजिनल लिया था सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर है। अच्छा, अब इससे हम YA YB निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग कि फर्स्ट कंटेनर में YA YB कितना होगा। तो YA देखो P टोटल सॉरी P नॉट ए एक्स ए अपॉन P टोटल होता है। तो P नॉट ए एक्स ए तो 25 दिख रहा है और P टोटल दिख रहा है 85। तो 25 अपॉन 85 ये YA की वैल्यू है। YB 1 माइनस YA करके आ जाएगा। फिर जो अगले कंटेनर 2 में हम कंडेंस करेंगे तो यही YA तो एक्स से है, यही YA नया वाला एक्स से है और नया वाला एक्स से है तो नया वाला एक्स से हमें 25/85 मिल गया। अब इससे टोटल प्रेशर जो निकालेंगे वही हमारा आंसर है। तो इससे अगर टोटल प्रेशर निकालें तो भाई हम लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू है 25/85 प्लस P नॉट बी एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये P टोटल आ जाएगा और ये वैल्यू जो आएगी ये लगभग 85.88 आ रही है, 85.88 mm। तो तुम्हारा जो डिस्टिलेट का मिला टोटल प्रेशर वो 85.88 mm है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि यहाँ हमें डिस्टिलेट पूछा है तो डिस्टिलेट के अकॉर्डिंग ही आंसर हम करेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमें, इसमें क्या दिया जा रहा है कि 1:4 के मोल रेशियो में पेंटेन एंड हेक्सेन लिए गए और वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स के हैं 440 पेंटेन के लिए एंड 120 हेक्सेन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन हमें वेपर फेज में पूछा गया। तो ऐसे तो हमें पता है कि YA इंटू P टोटल इक्वल टू P नॉट ए एक्स से होता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें अब मोल फ्रैक्शन पेंटेन का पूछा गया है तो हम लिख सकते हैं P नॉट पेंटेन का इंटू एक्स पेंटेन डिवाइडेड बाई P टोटल। तो P नॉट पेंटेन जो है ये वैल्यू है 440 और एक्स पेंटेन अगर देखो तो 1:4 के मोल रेशियो में लिए गए थे ये,
तो 1/5 है, डिवाइडेड बाई पी टोटल 440 इंटू 1/5 प्लस 120 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये वाई पेंटेन की वैल्यू आई, ये अगर कैलकुलेट करें तो 0.478 है लगभग। तो वेपर प्रेशर, वेपर में जो कंपोजिशन पेंटेन का मिल रहा है दैट इज अप्रॉक्स 0.478। क्लियर? ठीक है भाई, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें हमें अलग अलग सॉल्ट दिए हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, और बोला जा रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है आई वो किस केस में मैच नहीं कर रहा है करेक्टली। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा भाई किस केस में मैच कर रहा है किस में नहीं कर रहा है। जैसे पहला है Na2SO4 और डिग्री है इसकी 50%। तो अगर हम Na2SO4 के लिए लिखें रिएक्शन, तो ये 2Na प्लस SO4 देगा। तो अगर मान लो 1 मोल लिया, डिग्री अल्फा है, तो ये 2 अल्फा अल्फा, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 + 2 अल्फा आएगी। अब अल्फा हमें क्वेश्चन में इसका दिया गया 50%, मतलब 0.5, तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 आ रही है। तो पहले केस में अगर देखोगे तो Na2SO4 के लिए तो वांट ऑफ फैक्टर करेक्ट मैच कर रहा है। अगला चेक करते हैं K3FeCN6 और इसकी डिग्री है 0.75। अच्छा, K3FeCN6 है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये हमें देगा 3K प्लस FeCN6 -3। तो 1 मोल अगर लिया जाए डिग्री अल्फा सेम तरीके से, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हुआ 1 + 3 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू इसकी देखो कितनी है 0.75। तो 0.75, तो 1 + 3 इंटू 0.75, तो अब ये हो जाएगी तुम्हारी 2.25, तो ये 3.25 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, और हम देखें तो हमें वही दिया है 3.25, मतलब ये भी करेक्ट ही है, कोई समस्या नहीं। फिर नेक्स्ट दिया है सॉल्ट AgNH3 होल ट्वाइस Cl 80%। तो अगर हम इसे चेक करें तो भाई ये जो आयन देगा, एक तो देगा कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और दूसरा देगा Cl-। तो अगर 1 मोल है, डिग्री अल्फा है, तो ये अल्फा अल्फा आएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर देखोगे तो ये 1 + 2 अल्फा दिखेगा तुम्हें, और वांट ऑफ फैक्टर अगर 1 + 2 अल्फा है तो अल्फा तो 80% मतलब 0.8 है, तो 0.8 है, तो 0.8 इंटू 2 कितना हुआ 1.6 + 1, तो ये 2.6 आ रही है वैल्यू। AgNH3 होल ट्वाइस Cl के लिए वैल्यू 2.6 आ रही है, और यहाँ कितनी दी है 1.8, तो ये मैच नहीं कर रहा। चौथा ऐसे ही क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CrNH3 होल 5 ClSO4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसको अगर हम देखें आयनाइज कराएं, तो वांटा फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 1 + अल्फा। ठीक है, 1 + अल्फा, और 1 + अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा कितना है 0.9,
तो ये वैल्यू 1.9 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लेते हैं। यहाँ वांट ऑफ फैक्टर जो आएगा वो 1 प्लस एल्फा आएगा। वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 1 प्लस एल्फा, और एल्फा की वैल्यू 0.8 है, और एल्फा अगर 0.8 है तो 1 प्लस एल्फा 1.8 है। ठीक है भाई। तो ये अगर देखोगे तो ये सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, डी ऑप्शन केवल है जो मैच नहीं कर रहा है। तो क्लियर, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? क्लियर है। तो हमें सिंपल वांट ऑफ फैक्टर की जैसे कैलकुलेशन करते थे उस पर ये एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। तो देखो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जिसमें हमें स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, रीजन करेक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो जैसे स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो हमें गिवन है नॉन वोलेटाइल टू वाटर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हेंस यूज एज एंटी फ्रीज। तो देखो वाटर में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाएंगे तो उस केस में हमें पता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा। किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और यहीं से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि वाटर में कुछ भी मिला दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। वाटर में जब नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाओगे तभी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो दिख रहा है ये करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। अब इस चेक करते हैं ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। तो ये हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो आंसर जो करेक्ट इस केस में है दैट इज आंसर सी। वाटर में ऐसा नहीं कुछ भी मिला दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल मिलाएंगे तभी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा वाटर का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो एक टाइप का मैच मेकिंग क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस। अब यहाँ कॉलम 1 में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो भी वैल्यू है, कॉलम 2 में एक्वस सॉल्यूशन उसके करस्पॉन्डिंग दिए हैं जिनसे ये मैच कराना है कि कौन सा मैच कर रहा है। और एक चीज और दी गई है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी सेम है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहीं पे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो अब हमें 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन में देखो ये क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि तुम्हें डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी पी और ये फाइनल रिलेशन हर केस में चेक करना है तभी जाके काम बनेगा। तो एक काम करते हैं कि मोलैरिटी मोलैलिटी बराबर है तो हम सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और ये सब देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ अल्फा 0.9 दिया है तो 0.9 लेके करना पड़ेगा। तो अच्छा लिखते जाते हैं। इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना लिख लें? 3। इसका वांट ऑफ फैक्टर 2। इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आई तुम अगर नोटिस करो कि ये देगा Mg+2 और 2Cl माइनस, ठीक है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर 1 + 2 अल्फा आएगा, और अल्फा 0.9 है तो 2.8 ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी। यूरिया वांट ऑफ फैक्टर 1 कोवेलेंट नेचर का है, इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट की मदद से, ठीक है। तो वैसे इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 + अल्फा होगा, और इसकी मदद से निकालना है क्योंकि के वैल्यू हमें दी हुई है और मोलैलिटी इसकी 0.1 दी हुई है। तो इन दोनों की मदद से हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले पी का चेक कर लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पी का चेक करें तो इस केस में वांट ऑफ फैक्टर क्योंकि 3 है तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू
भाई यहाँ हम लिख रहे हैं इसके लिए कि डेल्टा टी एफ, पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं ना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी तो 0.1 है, आई है 3, तो 3 इंटू 0.1 बन जाएगा 0.3 और इंटू के एफ आएगा ये। इसी तरह डेल्टा टीबी भी यही आएगा, इसका डेल्टा टीबी भी 0.3 इंटू के बी आ जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई सी आर टी, तो आई इंटू सी, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर देखें तो आई तो 3 था और सी 0.1 था, तो ये भी 0.3 आर टी आएगा, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला जो रिलेशन है, ये अगर तुम चेक करो तो ये हर केस में ही सही है, कोई भी ले लो सॉल्यूट सब में काम करता है, क्योंकि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और इधर के टर्म को अगर चेंज करोगे तो ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट तो हर केस में ही है, तो ये तो कोई भी इनमें से लगा दो सबका ही करेक्ट है ना। अच्छा, अब पहले केस से हमें ये आइडिया लग रहा है इधर पी से कि इसका ए तो मैच कर रहा है, इसका ए मैच कर रहा है। ऐसे ही बी में भी डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें आई सी की वैल्यू चेक करनी है, तो 0.14 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.28, तो ये वाली वैल्यू देखो 0.28 के बी से मैच कर रही है, 0.28 के एफ या अदर वैल्यू नहीं है कहीं, ठीक है। और तीसरे वाले में भी अगर देखो तो आई है 2.8 और सी है इतना, तो तीसरे वाले से भी ये मैच करेगी, इसका मतलब ये तो इससे मैच कर गया। और ये सेकंड वैल्यू अगर देखो तो सेकंड वैल्यू ये इससे भी मैच हो रही है, सेकंड वैल्यू इससे भी मैच हो रही है। अब थर्ड वाले से मैच हो रही क्या, सेकंड थर्ड मतलब इससे, इसमें अगर देखोगे तो आई इंटू सी की वैल्यू 0.28 आ रही है, यहाँ 0.19 है तो नहीं मैच हो रही है। अच्छा ये देखो 0.28 मोलर यूरिया भी दिया है वांट ऑफ फैक्टर, तो इससे भी ये मैच हो रहा है, राइट। और ये वाला मैचिंग देखोगे तो ये सबसे ही मैच हो जाएगा, तो इसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। ये वाला मैचिंग तुम्हारा जनरल है, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो ये कोई उठा लो सबके साथ ही मैच होना है। अब ये तीसरा वाला, एक मिनट, हाँ तीसरा वाला P इक्वल टू 0.19 RT, तो P इक्वल टू 0.19 RT अगर चेक करना है तो हमें ये T ऑप्शन एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि T ऑप्शन से हमें आइडिया लगेगा कि ये आ रहा है कि नहीं। अब देखो T ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना, T ऑप्शन देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। तो ये 0.1 मोलल है, K है इतना, तो देखो HA जो है वो H प्लस और A माइनस देगा, तो ये 0.1 है, डिग्री अगर अल्फा है तो ये 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा है, और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ये वैल्यू दी है 0.81, तो हम ऐसे लिखते हैं K इक्वल टू ए नॉट एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, तो ये वैल्यू है 0.81 इक्वल टू 0.1 इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, तो इधर 8.1 आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 8.1 अल्फा माइनस 8.1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक बन रही है तो अल्फा चेक करें, -8.1 प्लस, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि अल्फा नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर रूट 8.1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8.1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। एक बार रफली मैं चेक कर लेता हूँ कि कितनी वैल्यू ये रूट वाली आएगी, तो ये आ जाएगी 98.01
और इसका अगर रूट लिया जाए, यहाँ पे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो 9.9, तो ये आ रहा है -8.1 प्लस 9.9 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया 1.8, मतलब 0.9 आ रहा है, 1.8 तो ये 0.9 वैल्यू आ रही है। अब अल्फा 0.9 आ रही है, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका 1 प्लस अल्फा है कि नहीं, दैट इज 1.9। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया भाई मामला, आ सकता है क्वेश्चन में कैसे भी। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 1.9 है, और 1.9 है तो आई इंटू सी की वैल्यू 0.9 आएगी, तो ये तुम्हारी इससे कनेक्ट होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मल्टीपल मैचिंग है तो हमको सारे ही ऑप्शन एक एक वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो अगर कभी एग्जाम में ऐसे दिखें तो थोड़ा बाद में करने चाहिए, पहले थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन निपटाने चाहिए।